वेलकम टू द साइंस ट्यूटर। आज हम हमारा मोशन चैप्टर का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था थोड़ा इसका बेसिक कि ये क्या होता है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्री फॉल हो रहा है अंडर द ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ अर्थ का जो एक्सेलरेट का जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। जी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, तो उस जो ऑब्जेक्ट जो फॉल होगा उसको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अपन कह सकते हैं। विदाउट अदर फोर्स, कोई और फोर्स नहीं लग रहा उस पर, फ्री फॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपने किसी हाइट से कोई भी चीज़ को ड्रॉप किया तो वो एक तरीके से फ्री फॉल हो रही है ड्यू टू द ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उससे वो फ्री फॉल, जो उसका मोशन है वो पूरा फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम उस पूरे फिनोमिना को। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं। अब ये आप इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो अपन ने मोशन में लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी ना, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस जो पढ़ी थी, उसमें जो ए की वैल्यू होती है, ए एक्सेलरेशन होता है, उसकी जगह हम जी को यूज़ करते हैं यहाँ पर। वो होता है अर्थ्स ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ऑफ द अर्थ। ए की जगह हम जी यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू सेम ही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ए की जगह हम जी यूज़ करते हैं लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो ये कब यूज़ होती है? जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट किसी हाइट से वर्टिकली डिस्टेंस के लिए, वर्टिकली उसमें फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में ये इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ होती है। फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा, और जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, रोड पे चल रहा है, कोई बॉडी, कोई व्हीकल, जब ये फ्री फॉलिंग वाला ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा न्यूमेरिकल्स में। ये सिर्फ तभी करेगा जब फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है अर्थ की तरफ, और एक्सेलरेशन हो रहा है उस पर ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तभी ये वाली इक्वेशंस यूज़ लेना आप। लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन ये किस केस के लिए है? सिर्फ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स केस के लिए वर्टिकली में। लेकिन अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो सिंपल कोई व्हीकल चल रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, कि किसी पर्टिकुलर स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है, फिर उसने ब्रेक लगाया, उसने एक्सेलरेट करी स्पीड को, एक्सेलरेशन दिया, तो उसमें हमें ए एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी वाला यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल में। तो ये इसमें हमें ये फ्री फॉलिंग वाला केस है, ये कब लगता है? जब वर्टिकली में ऊपर से कोई चीज़ को ड्रॉप डाउन किया जाता है, कोई चीज़ को थ्रो किया जाता है ऊपर, बॉल को टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर हाइट पे थ्रो करते हैं, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वाली लगेंगी, तभी ये इक्वेशन यूज़ में आएंगी। और इनकी जगह सेम है इक्वेशन, बस उसमें ए था, इसमें जी है, इसमें ए की जगह जी यूज़ करना है। और अब आप पूछेंगे जी यूज़ क्यों करना है, कि इसमें जी ए भी तो लिख सकते थे हम इसमें ए भी लिख सकते थे। जी तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो उसको डिफरेंस करने के लिए इक्वेशन तो वही रहेंगी, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जी आ जाएगा, और जी की वैल्यू में फिर जब डिफरेंस कर ही रहे हैं, भाई जी आया है, ए की जगह वैल्यू भी सेम है, तो फिर क्या डिफरेंस है कि जो हमने ए क्यों नहीं लिख सकते? इसको ए इसलिए नहीं लिखा कि एक तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो रहा था, उसको जी डिनोट करेंगे, और इस जी की वैल्यू उसमें तो क्या था, ए की वैल्यू इससे पहले वाली इक्वेशंस जो थी, अपन ने लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस की थी, सिंपल कॉन्सेप्ट्स वाले। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट व्हीकल चल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, उसमें तो ए की वैल्यू गिवन थी या हमने निकाली थी। रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगी ए की वैल्यू, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े थे टॉपिक। और इंक्रीज हो रही है तो ए की वैल्यू ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन वगैरह कैसे है, यहाँ पर वो नहीं लगेगा, इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा है कि अगर जी पॉजिटिव तब होगी जब ये ऊपर की साइड जाएगा, जी पॉजिटिव तब होगी जब ये वर्टिकली
अपवर्ड की साइड जाएगा तो उसकी जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन पॉजिटिव नहीं रहेगी, वो नेगेटिव जाएगी क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रही है। और डिक्रीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जी की वैल्यू जब भी नीचे की साइड कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होता है, जब भी फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट तो नीचे की साइड आता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट से अपन ने ड्रॉप डाउन किया होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, और वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब तक वो नीचे ऑन द ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होता है। और जब हम ऊपर थ्रो करते हैं बॉल को तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी थी जब वो जो थ्रो करते हैं अपन स्टार्टिंग करते हैं, और जब से टॉप पे जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो जाती है क्योंकि वहाँ पे जाके रुक जाता है, फिर वो डाउनवर्ड्स अपना स्टार्ट करता है मोशन करना। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि जी की वैल्यू जब भी आप ऊपर फेंकोगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, वेलोसिटी कम हो रही है। अब ऐसे देख लो कि मैंने इससे पहले पहले क्वेश्चन बताया था, रिटार्डेशन होता है तो वेलोसिटी कम होती है, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डिक्रीज़ होगी। तो क्यों क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, अपन बॉल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड्स, तो स्टार्टिंग में हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी क्योंकि एक टाइम आएगा वो जीरो हो जाएगी जब लास्ट पॉइंट पहुंच जाएगा एक पर्टिकुलर हाइट पे, फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। तो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियल से डिक्रीज ही हो रही है इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसकी जीरो हो जाएगी, तो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है वो डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव में आएगा जी की वैल्यू। उस वक्त हम नेगेटिव में लेंगे, जी की वैल्यू कितनी लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब डाउनफॉल होगा तो हम जी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितनी लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो हम इसलिए लेंगे क्योंकि डाउनफॉल हो रहा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है क्योंकि वो बढ़ रहा है वेलोसिटी, क्योंकि अपन ने फ्री फॉल करा है तो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इंक्रीज़ हो रही है उसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी एक पर्टिकुलर हाइट से उसकी मैक्सिमम होती जाएगी वेलोसिटी। स्टार्टिंग जीरो से की थी कि इनिशियल ज़ीरो है जब अपन ने ड्रॉप डाउन किया, तो जो हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जो इनिशियल होती है वो जीरो होती है, तो इंक्रीज़ हो रही है फिर जीरो से उसकी वेलोसिटी, तो इनका मतलब जी की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ये डिफरेंस है इन दोनों में। केसेस ऑफ फ्री फॉल, केसेस ऑफ फ्री फॉल तो आपको पता ही है, बॉल को आप ऊपर नीचे थ्रो करो, वर्टिकली अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स थ्रो करो, और कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ बॉल के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट्स हुआ आप अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ के अंडर थ्रो करोगे या फिर फ्री फॉल करवाओगे उसको नीचे ऑटोमेटिकली, तो वो अंडर द ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये सब चीज़ें हमें इक्वेशन आप यूज़ करोगे, जो मैंने आपको साइन कॉन्सेप्ट्स बताए कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, फाइनल वेलोसिटी बता चुका हूँ कब कौन सी होती है, और ऐसा इसमें भी है ही, आपको गिवन भी है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। कब ज़ीरो होगी, जब वो फ्री फॉल होगा ऊपर की पर्टिकुलर हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जब तक वो नीचे आएगा उसकी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। तभी तो जब नीचे आ रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे जब उल्टा हो जाएगा इसका वाइस वर्सा होगा, थ्रो अपवर्ड्स करेंगे अपन तब क्या होगा, जब बॉल को ऊपर अपन किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी उस वक्त ज़ीरो होगी, उस वक्त फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, और इक्वेशन भी वही है, जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है मैं आपको बता चुका हूँ, और यू वी की वैल्यू बता चुका हूँ मैं। अब इसके बाद ये अपन आते हैं मोशन इन अ प्लेन। ये केसेस फ्री फॉलिंग वाले हैं, लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फ्री फॉल हो रहा हो तब अपन को ये केस यूज़ करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए वैल्यूज़ इस तरह के। साइन कन्वेंशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो, तो वो बॉल को अपवर्ड थ्रो करोगे तो किस तरह का पाथ कवर करेगी, वो इस तरह का पाथ कवर करेंगे जब आप किसी को थ्रो करोगे, बॉल को, फुटबॉल को या बेसबॉल को। आप बेसबॉल को करते हो, जेवलिन थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो करते हो, आप लॉन्ग जंप करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो तो पैराबॉलिक पाथ कवर करती है वो। हम कहते हैं ना कि भाई थ्रो करो कि मैक्सिमम रेंज डिस्टेंस कवर करे,
तो वो किस तरह का पाथ कवर करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो इस तरह का पाथ कवर करती है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जब अपन थ्रो करते हैं इस तरह का पाथ कवर करेगी, या इस तरह का पाथ कवर करेगी, या इस तरह का पाथ कवर करेगी, या इस तरह का पाथ कवर करेगी। ये किसी भी तरह का पाथ कवर कर सकती है। तो जो ये पाथ होता है इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है, क्या इसको मतलब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। स्पोर्ट्स में आप कुछ भी देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, आप कहीं पर भी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज कवर करनी है तो वो जो पाथ बनेगा आप किसी भी को भी थ्रो करोगे तो वो पाथ जो बनेगा, मोशन होगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं हम। अब इसमें क्या चीज़ मैटर करती है, इसमें एक रेंज मैटर करती है, भाई कितनी दूर जा रहा है। हम कहते हैं ना कितनी दूर आप फेंक सकते हो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो, तो उसमें रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए तो बेस्ट रहता है कोई भी चीज़ के लिए। और हाइट, तो जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर उस पर, कि जब इसकी रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी हाइट कितनी होगी, कि कब ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी रेंज मैक्सिमम होगी। और फिर टाइम टेकन भी आ जाएगा, भाई कितनी देर में पहुंच रहा है, कितनी देर में कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन कितना हुआ है, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना इंक्रीज़ हो रहा है इसका टाइम, या फिर टाइम कितना उसने कवर किया है, कितने डिस्टेंस कितने टाइम में। और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या, इसका टाइम जो है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वापस जब नीचे आ रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों टाइमों में, या एक ही टाइम है। तो ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको बता दिया इसका थोड़ा बहुत यूज़, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और किससे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ जो होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस, इट्स मोशन इज़ कॉल्ड पैराबोलिक मोशन। और ट्रैजेक्टरी होती है, यहाँ पर बॉलिंग कराता है कोई बॉलर, डायरेक्ट फुल टॉस करा रहा है या फिर कोई भी थ्रो कर रहा है तो उसके लिए भी पाथ जो कवर करेगा, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी को, प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम, अपन मिसाइल फायर्ड करते हैं टैंक से तो वो भी ये कवर करती है। एरोप्लेन से अपन बॉम्ब गिराएंगे वो भी ये कवर करेगी। और बॉल थ्रोन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, बॉल इज़ हिटिंग आफ्टर द बैट, बेसबॉल में भी यही होता है। हम बेसबॉल को इस तरह पकड़ते हैं कि जब वो बैट से मीट करे, बॉल उस बैट बेस से मीट करे तो वो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करे, इस तरह का पाथ बने कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो ये सब चीज़ें हैं। बॉम्ब ड्रॉम फ्रॉम द एरोप्लेन, रॉकेट किस डायरेक्ट, रॉकेट का जो पाथ होता है, ट्रैजेक्टरी होती है वो भी। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल मिसाइल अपन थ्रो करते हैं, मिसाइल बुलेट थ्रो करते हैं अपन टैंक से तो जो पाथ कवर करते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसकी ट्रैजेक्टरी बनती है पैराबोलिक। अब इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टाइम का मैटर करेगा इसमें, रेंज मैटर करेगी और हाइट मैटर करेगी, क्योंकि हाइट कितनी हाइट पे है और कितना रेंज डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कितना कर रहा है। तो टाइम हो गया, हाइट हो गई मतलब, और रेंज हो गया डिस्टेंस, ये तीन चीज़ मैटर करेंगी। तो अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इनमें फ़र्क क्या है। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब ये है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है टाइम यहाँ तक पहुँचने में। जब तक वो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है तो उसका जो टाइम जो इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो उसका जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ है वो इंक्लिनेशन पर है, और कहाँ तक है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक है, फिर वहाँ से वो डिसेंट होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो वहाँ तक का टाइम और फिर उसके बाद का टाइम दोनों सेम रहेंगे, तो वो चीज़ बताई गई है इसमें। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, टी ए इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दोनों का लिया गया है और दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम की वैल्यू जाएगी जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फ़्लाइट कितनी देर में है, कहते हैं ना फ़्लाइट है भाई, ये मेरी फ़्लाइट है, तो कितनी देर में मैंने फ़्लाइट ली है, तो वो फ़्लाइट हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक वो फ्लाइट में रहा, हवा में कहाँ से रहा, जीरो से लेके एक्स तक, और कितना टाइम तक फ्लाइट में रहा, वो उसका फ्लाइट का वैल्यू जाएगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा, तो वही वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी कवर करेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट, तो इसकी हाइट कितनी होगी,
इसकी हाइट का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये मैक्सिमम हाइट कब होगी, ये मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट कब कवर करेगा, ये तो हाइट का फॉर्मूला है सिंपल। अब मैक्सिमम हाइट कब कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट तो तब कवर करेगा जब ये 45 डिग्री पर होगा या 90 डिग्री पे होगा। आप बताओ, आप बताओ ये कौन से वैल्यू पर होगा, जबकि ये या फिर 0 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 डिग्री पे आप पर्टिकुलर एक लेंथ पर तो आप पर्टिकुलर आप एक एंगल पे थ्रो करोगे ना बॉल को या फिर फुटबॉल को या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मिसाइल को, कि भाई मुझे वहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन करना है वहाँ पर उसका। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करोगे, तो वो एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि भाई इतना डिस्टेंस कवर करे, इतनी हाइट कवर करे और इतने टाइम इसमें लग जाए। तो वो पर्टिकुलर एंगल कितना होना चाहिए हाइट के लिए, हाइट के लिए होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो देखो कहाँ तक जाएगी, 90 डिग्री होगा तो क्या लगता है आपको जाएगी, नहीं जाएगी। 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा तो वही वहीं रुक जाएगी, उसकी रेंज तो आएगी नहीं बिल्कुल भी मैक्सिमम। तो ये तो गलत हो गया, तो 0 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो एक एंगल होता है 45 डिग्री जो मैक्सिमम रेंज कवर करता है। 45 डिग्री, 45 से 46 जाओगे तो भी कम हो जाएगा, 45 से 44 जाओगे तो भी कम हो जाएगा, 45 पे मैक्सिमम आएगी। इसके आगे जाओगे, इसके पीछे जाओगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है एक लॉन्ग रेंज के लिए, वो ऐड होते होते कोई चीज़। तो 45 एंगल पर बहुत सही हाइट पे मैक्सिमम हाइट कवर अटेन कर लेगा। अब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो उस वक्त रेंज कितनी होगी, तो रेंज का फॉर्मूला भी देख लो। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होता है रेंज का फॉर्मूला। इसमें मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज तब होगी जब ये 45 होगा। भाई दूर जितना दूर जाएगा उतना अच्छा रहेगा, तो 45 से मैंने बताया 45 में मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, तो 45 पे मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। 45 यहाँ वैल्यू रखोगे तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 इजिकल्स टू 1, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। भाई आप किसी भी थ्रो करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप यही चाहते हो ना कि भाई ज़्यादा ऊपर भी ना जाए, मतलब आपका मोटिव होता है कि मैक्सिमम रेंज पहुंचाना, और मैक्सिमम रेंज पहुंचाना तो उसकी हाइट होनी चाहिए उस वक्त मैक्सिमम रेंज में, कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच सकता है वो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। फिर उसमें टाइम कितना लग रहा है उसका वो हो जाएगा। तो मेन आपका मेथड, मेन मोटिव क्या है, उसको डिस्टेंस कवर करना उसकी जितनी हो सकती है, उसकी रेंज मैक्सिमम आनी चाहिए। तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी होगी, जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट उस वक्त मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसकी, तो वो है। तो 45 पे करोगे तो 45 पे आप थ्रो करोगे किसी भी चीज़ को, 45 एंगल पे थ्रो करोगे, 45 एंगल पे थ्रो करोगे तो आपकी हाइट आ जाएगी, रेंज कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी आपकी मैक्सिमम रेंज। और 45 एंगल पे थ्रो करने पर आई है आपकी मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल ऑफ 45। अब 45 पे आएगी तो हाइट कितनी हो जाएगी उस वक्त जब 45 पे करोगे, तो 45 यहाँ पे थीटा रखोगे तो 45 थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 45। 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 को आप का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2g भी तो है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगी खाली, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपने रख दी ना 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा। तो यू स्क्वायर अपॉन 4g, और आपको पता है कि रेंज की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम में, तो क्योंकि अपन को मैक्सिमम हाइट निकालनी तो यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू, जी की जगह आप आर मैक्सिमम रख दो और आर मैक्सिमम अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपकी हाइट मैक्सिमम आ जाएगी। जब आपकी रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट मैक्सिमम कितने टाइम्स होगी, या फिर कितने 1/4 टाइम्स ऑफ आर मैक्स होगी आपकी हाइट मैक्सिमम, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वुड बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45, प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री है, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, ये है ही मैं आपको बता चुका हूँ हॉरिजॉन्ट। और आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो चीज़ होती है इसमें हमने u देख लिया, v देख लिया, u देख लिया, रेंज देख लिया, डिस्टेंस देख लिया और टाइम देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक्सेलरेशन कहाँ गया, इसमें एक्सेलरेशन यूज़ नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन तो यूज़ होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई स्पीड मेरी वो भी नहीं हुई, क्या बोलते हैं कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर, कि यहाँ से मेरा जो मैं किसी भी बॉल को थ्रो करूँगा वो मेरा जो एक्सेलरेशन है उस पर्टिकुलर मोशन के लिए
उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मेरा ये जो मोशन यहाँ से मैं कुछ थ्रो करता हूँ कोई चीज़, इस पूरे इसके लिए मेरा जो एक्सेलरेशन है वो एक ही वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू उसकी, पूरे इस मोशन के लिए, ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस केस में, पैराबोलिक केस में हमारा। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोटिव ऑलवेज मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में चेंज आ गया भाई, वो एकदम ज़ीरो हो गई, फिर किसी स्पीड से चल रही है एकदम से वो ज़ीरो हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर तो हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर क्या होगी वेलोसिटी, एक सबसे मिनिमम कहाँ पर होगी वेलोसिटी, यहाँ पर होगी, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा मिनिमम होगी। फिर वहाँ से वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। डिक्रीज़ क्या करना स्टार्ट करेगी, डिक्रीज़ वेलोसिटी नहीं, डिक्रीज़ वो हाइट, अपनी हाइट डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो वो डिक्रीज़ करेगी हाइट, लेकिन जो उसका जो एक्सेलरेशन है उस रेट ऑफ चेंज के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कम ज़्यादा होता जाएगा, ये इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके थोड़े से एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ यहाँ एवरीडे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने आपको बताया था बेसबॉल गेम में यूज़ होता है भाई, आप बॉल को बैट से इस टाइमिंग पर मीट करवाओगे कि भाई वो रेंज, जिसका जो प्रोजेक्शन है वो मैक्सिमम रेंज कवर करे और मिनिमम टाइम में कवर करे वो रेंज मैक्सिमम। तो किस एंगल पे आप बैट को बॉल से मीट करवाओगे, कहते हैं ना टाइमिंग इसकी अच्छी थी, ट्रेजेक्ट्री अच्छी थी। तो वही एथलीट टेकिंग पार्ट इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में, लॉन्ग जंप में, या अपन यूज़ बढ़ाता है कि जेवलिन थ्रो में वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनेगा। मैंने आपको बताया कि ये एंगल जो होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा मैक्सिमम रेंज के लिए, ना कि वर्टिकल के साथ, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ नहीं बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनेगा 45 डिग्री। तो वही है जेवलिन थ्रो में भी होता है कि जो एथलीट होता है वो चाहता है कि जेवलिन थ्रो मेरा इतना मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, तो मेरा हॉरिजॉन्टल से मेरा एंगल 45 बने, उतना ही मेरे लिए अच्छा है, 45 बनेगा क्योंकि मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। लॉन्ग जंप में भी यही है, हम जितनी दूर लॉन्ग जंप करेंगे उतना अच्छा है, तो उसके लिए हमारा एंगल 45 होना चाहिए कि वो पाथ जो बनेगा, ट्रेजेक्ट्री बनेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ बनेगा। ये हमने प्रैक्टिकल यूज़ देख ली इसकी, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।